हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न विद सपना में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जोरों शोरों से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज जो कि है इडियम्स की। और हम इसमें शुरू कैसे करेंगे, आप लोग को मैंने अभी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करी थी, उसमें भी बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है स्ट्रेटजीज़ की वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगी। रीजनिंग की, जीएस की, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मैंने उसमें शेयर किया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है उससे। तो चलिए बात करते हैं इडियम्स की। तो आज हम अल्फ़ाबेट ए से शुरू करते हैं और इसमें होंगे 25 इडियम्स ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इडियम्स। आज का सबसे पहला इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। अब अगेंस्ट द क्लॉक, इस टाइम आप लोग का हाल कुछ ऐसा ही हुआ होगा जब आपने कैलेंडर देखा होगा और देखा होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम अगस्त में, जो कि अगस्त में तो हम फॉर्म भरने वाले थे। तो ऐसा सोचकर आप लोग की गाड़ी अब बिल्कुल ऐसे भाग रही होगी कि बिल्कुल तेज गति में शुरू हो गई होगी आपकी प्रिपरेशन सभी लोगों की। तो हम क्या अगेंस्ट द क्लॉक ही तो रन करते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब आपके पास समय कम हो, डेडलाइन हो, आपके सामने समय कम हो, तो आप उस तेजी रफ्तार के साथ ही काम पूरा करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं। तो आप इसे इस वर्ड से पकड़ सकते हैं। क्लॉक, घड़ी से अलग भागना, ऐसे समझ लो। समय से अलग भागना, समय के विरुद्ध चलना। तो समय के विरुद्ध हम तभी चलते हैं जब हमको कोई काम चाहिए हो, जल्दी करना होता है, या हमको, जैसे एग्जांपल एक दे देती हूँ मैं आपको, देखिए। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। जो टीम थी वो कार्य कर रही थी समय के बिल्कुल विरुद्ध, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट फिनिश करना था डेडलाइन से पहले जो उनकी। तो वही अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विरुद्ध कार्य करना, कि जैसे कि आपका काम जल्दी हो जाए। दस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, आपके पास समय कम है और जैसे कि आप लोग के पास अब समय कम है, आप लोग लगे होंगे बिल्कुल जोरों शोरों से। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इजीली आपके माइंड में फिट हो गया होगा। सेकंड वर्ड है अपील टू सीजर। क्या है अपील टू सीजर? इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अपील टू सीजर जिसका मतलब होता है किसी उच्च अधिकारी से अंतिम निर्णय की अपील करना। जैसे कि अपील, इसमें तो सिंपल वर्ड आपको एक दे ही दिया, अपील। अपील से आप क्या अपील कब करते हैं? जैसे ऐसे मान लीजिए हमने कोई केस डाला, पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हुआ तो हमने क्या किया, हाई कोर्ट डाला, हम सबसे ऊपर पहुंच गए, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ तो हम कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी। तो किसी उच्च अधिकारी से अंतिम निर्णय की अपील करना। अपील करना, किसी से कहना। तो ऐसे लर्न कर लीजिए, अपील टू सीधे उच्च अधिकारी से अंतिम निर्णय की अपील करना। टू टेक अ मैटर टू अ हायर अथॉरिटी फॉर फाइनल जजमेंट। किसी भी मैटर पर हायर, अपने सबसे हाई अथॉरिटी, जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं, जब बच्चे उनकी बात नहीं सुनते तो वो किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल के पास, कि क्या करना है अब इनका, आप सीधे सीधे बता दीजिए। वेन द डिस्प्यूट वॉज नॉट रिजॉल्व, जब झगड़ा खत्म नहीं हुआ, दे डिसाइडेड टू अपील टू सीजर, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हायर अथॉरिटी पे जाएंगे। और सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज आपको दिक्कत दे रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है उसकी वजह से, बट मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। थर्ड इडियम है आज का ऑल बार्क नो बाइट। अब ऑल बार्क नो बाइट, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं सड़कों पे, कुत्ते भौंकते रहते हैं पर काटते नहीं है। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो काट भी लेते हैं, वो भौंकते नहीं है। जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है, और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो ऐसे ही असल ज़िंदगी में इंसानों के साथ भी होता है। कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी वो करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन करने के टाइम पे फंस, उनसे कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे याद कर लीजिए, कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो ऐसे ही होगा समवन, वो लोग जो हमें धमकी देते हैं पर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, उनको बोलते हैं, उस शब्द यूज़ करते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। ही कीप्स सेइंग, वो कंटिन्यू कहा जा रहा था कि वो कंप्लेन करेगा, बट उसने ही इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब उसने कोई कंप्लेन नहीं की, सिर्फ भौंक ही रहा था, सिर्फ कहा ही जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। फोर्थ है एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम। एट द ड्रॉप ऑफ द टाइम मतलब अब देखिए, जब बारिश पड़ती है तो अचानक से आपके सर पर ड्रॉप गिरती है, एक तो आप कहते हैं अरे ये तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, हमारे सर पर बूंद गिरी। तो कोई चीज़ अचानक से होना, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, अचानक से होना, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, इमीडिएटली होना, विदाउट हेजिटेशन, एकदम से सडन कोई काम कर देना या हो जाना। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, वो हमेशा तैयार रहती है, बिल्कुल अचानक सडनली कोई प्लान बन जाए तो वो उसके लिए भी तैयार होती है कि भाई मैं तो घूमने जाऊंगी। फिफ्थ इडियम है आज का एंड्स इन योर पैंट्स। ये तो देखिए, अब आप देखिए, इसकी तो आप लोग खुद समझ लीजिए, अगर आपको नहीं भी मैं बताऊं तो भी समझेंगे। एंड्स इन योर पैंट्स, अगर आपके पैंट्स में एंड्स घुस जाए, चींटियां घुस जाए, तो क्या होगा? आपको बेचैनी होने लग जाएगी ना। ये तो बहुत आसान था, बेचैनी होना मतलब एंड्स इन योर पैंट्स होना, अचानक से आपके पैंट में चींटी घुस गई तो बेचैनी होगी। अनेबल टू स्टे स्टिल ड्यू टू एक्साइटमेंट और एंजाइटी, कि वो स्थिर नहीं रह पा रहा। किस वजह से स्थिर नहीं रह सकता? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जब हम खुशी में, बहुत हमारा कोई रिजल्ट आया, हम बिल्कुल खुशी में हम पागल हो जाते हैं, एक्साइटमेंट रहते हैं, हम एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। या फिर आपको कोई चिंता लगी हो, जब ऐसा एग्जाम आने वाला हो तो आपको चिंता होती है, तो उसे बोलते हैं। द किड्स हैड एंड्स इन देयर पैंट्स वेटिंग फॉर द पार्टी टू स्टार्ट। जो किड्स थे वो इतने एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहे थे, कि वो वेट कर रहे थे पार्टी कब शुरू हो, कब शुरू हो। तो एंड्स इन उनके पैंट्स में एंड्स थी, तो बेचैन थे, वो कूद कूद कर इधर उधर जा रहे थे। सिक्स्थ एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, अब देखिए,
पाई ऑर्डर से आप याद कर लीजिए, ऑर्डर एक क्रम में लगाना है, ऐसे करके सब बच्चों को एक लाइन में लगा दिया उन्होंने, सब बच्चों को एक लाइन में लगा दिया, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आराम से बच्चे लाइन तोड़ के ना जाएं, इसलिए उन्होंने सबको ऑर्डर में लगा दिया, छोटे से बड़ा बड़ा। तो ऑर्डर से एप्पल पाई ऑर्डर, ऐसे याद कर लीजिए, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को ऑर्डर में लगा दिया, पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया, परफेक्टली नीट एंड टिडी कर दिया। हर रूम वॉज ऑलवेज एन एप्पल पाई ऑर्डर, जो उसका रूम था वो हमेशा एप्पल पाई ऑर्डर में रहता था, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब आप लोग का, आप भी एक बार करके देखा अपना रूम और डेस्क वगैरह, जब आप पढ़ने बैठे तो अपने डेस्क को क्लीन करके बैठे, तो आपको एक अलग से अंदर से एनर्जी लेवल आएगा, पढ़ने का अच्छा लगेगा आपको देखकर। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ क्या है आज का। सेवन्थ है हमारा अवे विद द फेरीज। अवे विद द फेरीज का मतलब होता है, अब देखिए फेरी कौन होती है, फेरी टेल होती थी, फेरी टेल परियों को बोलते थे हम बचपन में। मम्मी हमें लोरियाँ सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, जब खाना नहीं खाते तो कहती थी भूत लेके चला जाएगा, और खाना जब खा लेते थे तो अब कहना अब तुम्हारे सपने में परियाँ आएंगी। तो अब लेकिन ये सब तो कल्पना मात्र है ना, कभी परियाँ आती हुई देखी है नहीं ना। तो अवे विद द फेरीज, कल्पनाओं में खो जाना, बिल्कुल परियों के साथ खो जाना, कल्पनाओं में रहना। डे ड्रीमिंग, दिन का स्वप्न देखना, बिल्कुल कि जो चीज़ पूरा हो ही नहीं सकता ऐसा सोचना। अटेंशन ना किसी चीज़ पर देना, किसी भी, या फिर एक होता है टू बी डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना, या फिर अटेंशन न देना। ही डिड नॉट हियर अ वर्ड आई सेड ही वॉज अवे विद द फेरीज। कि अब देखिए जब हम कोई क्लास में होते हैं, जैसे क्लास में बचपन में क्या होता था, जब हम क्लास में होते थे तो मैडम कोई बात कहती थी तो हम अपनी दुनिया में मस्त, दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं अवे विद द फेरीज, अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी कल्पनाओं में खोए पड़े हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। एट द ऑल ग्रीक टू मी, अगर अभी मैं आपसे कोई दूसरी भाषा में बात करने लग जाऊँ, जैसे कि मेरी स्टेट लैंग्वेज में गोरखपुर से हो तो वहाँ से मेरी लैंग्वेज भोजपुरी, अगर मैं आपसे अभी भोजपुरी में बात करने लग जाऊँ तो क्या आप लोग समझ पाएंगे? नहीं ना। तो वो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, कि मतलब ये बिल्कुल ग्रीक है मेरे। अब ग्रीक भाषा में बात करने लग जाऊँ तो क्या आपको समझ आएगी? नहीं ना। तो मतलब कुछ भी समझ में ना आना। ओके, कुछ मैं इसलिए आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, आप एक बार सुने और आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। कुछ भी समझ में ना आना, टोटली इनकम्प्रीहेंसिबल। और भी इसके मैंने सिनोनिम्स कराए हैं, अगर आप लोग ने लर्न किए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इनकम्प्रीहेंसिबल को और क्या क्या मैंने कराए थे। सबसे इजी तो आप लोग को पता ही होगा, अंडरस्टैंड ना होना बिल्कुल। दिस मैथ इक्वेशन इज ऑल ग्रीक टू मी, कि ये वाली जो मैथ की इक्वेशन है ना वो मेरी समझ से परे है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता इसमें। ओके, आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल छोटे छोटे जो भी मैं दे रही हूँ उससे आप लोग के माइंड में फिट बैठ रहे हो। नाइन्थ है आपका एट सिक्सेज एंड सेवन। एट सिक्सेज एंड सेवन का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। अभी मैंने आप लोग बताइए, जो मैंने आपको परफेक्टली नीट एंड क्लीन कराया था तो वो क्या था, वो था एप्पल पाई ऑर्डर। क्या था? एप्पल पाई ऑर्डर। एक सेकेंड, एप्पल पाई ऑर्डर। और अस्त व्यस्त होना एट सिक्सेज एंड सेवन, बिल्कुल सब बिखरा पड़ा है सब कुछ उसका, सिक्स पे भी है सेवन भी है, ऐसा रन कर लीजिए। अगर कोई स्थिर होगा तो वो सेवन चूज करेगा ऐसे। इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजिंग स्टेट में होना, डिसऑर्डर होना, मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त होना, या फिर कन्फ्यूजन होना कि 6 आम लूँ कि 7 आम लूँ, 6 किलो आम लूँ कि 7 किलो आम लूँ, ऐसे याद कर लीजिए। आफ्टर द मूव द ऑफिस वॉज एट सिक्सेज एंड सेवन, जो वहाँ पर घटना घटित हुई तो ऑफिस जो था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट में था। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान, कि आपके साथ कुछ वैसा घटित होता हो कि हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बुरा होता है मेरे साथ, लेकिन लास्ट में आपको पता लगता है कि अरे इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई थी। लोग कहते हैं ना कि अरे जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ब्लेसिंग मिली डिस्गाइज में छुप कर। डिस्गाइज के सिनोनिम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे कराए हैं अगर आप लोग ने लर्न किए हो तो। डिस्गाइज छुपा हुआ वरदान। ओके, ब्लेसिंग मिली हमें छुप कर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सभी लोग, हर कोई, एवरीवन, विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन हो जाता है वो, एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है, वो उन सब में वर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बोलने में कभी कभी। ऑल एंड सनड्राई मतलब सब कुछ, सभी लोग, हर कोई जानता है इसकी बात, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन, उसके प्रमोशन की जो न्यूज़ थी वो हर कोई जानता था उसके ऑफिस में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहीं जानता था, पहले से सबको पता था कि अरे इसका प्रमोशन तो हो गई होगा, ऑल लोग जानते थे। ऑल एंड सनड्राई। ट्वेल्थ है एक्टिंग अप। एक्टिंग अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। एक्टिंग हम कब करते हैं? जब कुछ गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तभी तो एक्टिंग करते हैं ना। तो वही एक्टिंग अप, गड़बड़ हो जाना। नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से काम ना करना, मिसबिहेव करना, एक्टिंग करना। माई फोन इज एक्टिंग अप अगेन टुडे, मेरा फ़ोन आज सही तरीके से काम नहीं करता, उसने बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, यही होता है एक्टिंग अप का मतलब। नेक्स्ट देख लेते हैं 13। 13 है हमारा एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रिय, किसी की आंखों का तारा होना। क्या बोल देते हैं ना, वो तो मेरी आंखों का तारा है, मम्मी अपने बच्चे को बोलते हैं किसी की आंखों का तारा होना।
ओके, अब एप्पल से याद कर लीजिए इसको, एप्पल ऑफ वन साइड, किसी की आंख का एप्पल होना, मतलब एप्पल भी अच्छा फ्रूट माना जाता है ना, सभी की आंखों का तारा है एप्पल, ऐसे याद कर लीजिए। बहुत प्रिय होना, जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, या फिर उसे बहुत प्यार मिलता है घर में सबसे, जो छोटे बेटे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है इस तरीके से, या घर की बड़े बेटे को ऐसे याद कर लीजिए, हर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, जो उसका बेटा था, जो उनके बेटे थे, वो उनकी आंखों के तारे थे। एड फ्यूल टू द फायर, अब भाई आग लग रही है, ओके, आग की लपटें बढ़ी पड़ी हैं, आप उसमें और घी डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, पानी डालने की जगह, बुझाने की जगह, तो उसे बोलते हैं आग में घी डालना। जो कोई एक तो सिचुएशन वैसी खराब है और उसमें आके आप उसे और खराब कर दो। हिज ड्यूड कमेंट ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, जो उसका ड्यूड बिल्कुल अभद्र तरीके से जो उसने कमेंट किया, वो बहुत ज़्यादा उसने और भी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। 15 देखते हैं, ऑल ईयर्स क्या है, ऑल ईयर्स जिसका मतलब होता है पूरी तरह ध्यान से सुनना। जब हम लोग अब लेक्चर्स वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम पूरा अटेंटिव होकर बैठते हैं ना, लेक्चर करने कोई भी क्लास करने, ऑल ईयर्स, अपने सारे कान उनको दे देते हैं। क्लास जब देखते हैं ऐसे लर्न कर लीजिए, हमने पूरे ध्यान से सुनने के लिए हमें सारे कान चाहिए, अपने दोनों कान, ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी वॉट हैपेंड, कि मैं बिल्कुल अटेंटिव हूँ, अब बताओ क्या हुआ है। 16 क्लोज शेव, और क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, बिल्कुल। अब देखो ऐसे याद कर लीजिए, बॉयज़ जैसे शेव करते हैं, अपनी शेविंग ट्रिम करते हैं या फिर शेविंग करते हैं, तो बड़े ध्यान से करते हैं कि कहीं भी जरा जरा सा कुछ हो ना जाए, कट ना लग जाए। तो अ क्लोज शेव, बिल्कुल बाल बाल बचना, ओके, ऐसे लर्न कर लीजिए। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर नहीं, डेंजर, डेंजर से बहुत बाल बाल बचना, कि खतरा था सामने, उससे बिल्कुल बाल बाल बच गए। ही हैड अ क्लोज शेव इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट होने वाला था परंतु वो बिल्कुल बाल बाल बच गया, उससे क्लोज शेव था बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17 क्या है आज का। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर कब होता है, जब हम बिल्कुल अंतिम समय हो, जब एग्जाम बिल्कुल सर पे होगा ना, अगस्त की जब डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब 2 दिन बचेंगे, तो आप कहेंगे अब तो मैं बिल्कुल अंतिम समय पे आ गया हूँ, तब हमें वो करना आता था, कौन सा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे आप लोग के माइंड में सेट बैठ जाए थोड़ा सा। इससे माइंड में आपके क्या होगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं बताने से कि याद करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द 11th आवर, बहुत अंतिम समय में बिल्कुल। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। उसने अपना फॉर्म, ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना फॉर्म सबमिट किया। 8th है, आर्म्ड टू द टीथ, पूरी तरह से लेस, पूरी तरह से लेस का मतलब होता है, या लेस का मतलब है तैनात है, बिल्कुल अपनी पूरी सारी चीज़ें लेकर, मतलब जो भी ऐसे याद कर लीजिए, आर्म फोर्सेज होती है, आर्म फोर्सेज होती है, उनके पास अपना सब कुछ औजार, इक्विपमेंट, जितने भी बंदूक वगैरह जो भी उनके होते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने लेकर खड़े हैं। वो हैविली आर्म्ड है अपने औजारों के साथ, क्या बोलते हैं, औजार मुंह से निकल रहा है, एक वर्ड होता है, मुझे भी हिंदी में याद नहीं आ रहा है, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि वो अपने सारे, अपने जो भी उनके दिया हुआ होता है उनको प्रोटेक्शन के लिए, वो सब उनके, उन्होंने बिल्कुल उसके साथ खड़े, हथियारों, सॉरी, हथियारों के साथ। ऐसे याद कर लीजिए, आर्म टू द टीथ, उन्होंने अपने दांत तक को कवर कर रखा है। कैसे कर रखा है, क्योंकि उन्होंने पूरा शरीर कवर कर लिया। द पुलिस वर आर्म टू द टीथ ड्यूरिंग द रेड, जब रेड पड़ रही थी तो पुलिस पूरी फुल तैनात थी अपने सारे हथियारों के साथ, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसका सामना कर सके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 19th। 19th है एज्यूमेयर्स, एज्यूमेयर्स मतलब घमंड दिखाना, टू बिहेव एरोगेंटली और प्रिटेंशियसली, मतलब बिल्कुल घमंड दिखाना, कि जब से उसका ऐसे एग्जांपल देती हूँ, मतलब कि वो बिल्कुल अपने आप को आसमान में समझ रहा है, हवा में समझ रहा है। एयर से याद कर लीजिए, एज्यूमेयर्स, वो सोच रहा है कि एज्यूम कर रहा है कि मैं तो हवाओं में हूँ, बिल्कुल हवाओं में कौन होता है, जो कोई ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, या फिर वो ईगोइस्टिक होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, प्राउडी टाइप के होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को बहुत घमंड करते हैं, वो लोग। टू बिहेव एरोगेंटली, बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से व्यवहार करना, प्रिटेंशियसली, प्रिटेंड करना है कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जब से उस एवर सिंस हिज प्रमोशन, ही हैज बीन एज्यूमिंग ईयर्स, जब से उसका प्रमोशन हुआ है वो अपने आप को हवाओं में समझ रहा है, ओके, ऐसे लर्न कर लीजिए। 20 है अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार और स्पष्ट, बिल्कुल सबसे अलग है। बोर्ड ऐसे याद कर लीजिए, बोर्ड में जो मेंबर्स बैठे थे ना, बोर्ड मेंबर्स, उनमें वो सबसे ईमानदार और स्पष्ट है, ठीक है। ऑनेस्ट एंड ओपन, बिल्कुल खुला है, ईमानदार है, वो कोई बात अपनी ऐसे नहीं, चुगली नहीं करता, कुछ नहीं करता, बिल्कुल ऑनेस्ट है। हर बिजनेस डीलिंग्स आर ऑलवेज अबव बोर्ड, जो उसकी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल खुली होती है, कहने का मतलब ईमानदारी से करती है, कोई भी उसमें घपला नहीं करती, कुछ नहीं करती, ओके। 21 है, अरे ये तो रिपीट हो गया, एक सेकंड, 21 वाला रिपीट हो गया, इसकी जगह आप लोग दूसरा कर लीजिएगा, तब तक आप ये करिए, एक सेकंड। 22 है ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब रोज की आम बात, मतलब अब रोज आप रोजमर्रा की जिंदगी में वही काम है, हमारा वही काम है, जैसे कि हम सुबह जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, सुबह से शाम तक पढ़ना है, रोज का रूटीन वर्क है हमारा। हैंडलिंग टफ कस्टमर्स इज ऑल इन अ डेज वर्क फॉर मी, कि मेरे लिए, अब जैसे उसकी कोई शॉप होगी तो वो बोल रहा है कि मेरे लिए इन
टफ कस्टमर, जो कस्टमर्स आते हैं इतने ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाले, बार्गेनिंग करने वाले, इनको हैंडल करना मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम है, रोज़मर्रा का काम है। किसी की जॉब का एक पार्ट होना कि रोज़ जो एक ही काम होता है उसको बोलते हैं ऑल डेज वर्क। इसकी जगह आप लोग दूसरा कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ, वो लिख लीजिए अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, ओके। कि अ क्लोज्ड माउथ, एक बंद मुंह जो चलता है हमारा इतना, वो कोई भी फ्लाई नहीं पकड़ता। ऐसे इसकी हिंदी नहीं बता रही, मैं एक बता दी, देखो इससे ऐसे याद कर लीजिए। जब आप ज़्यादा बोलोगे नहीं तो किसी के ऐसे संपर्क में आओगे, कोई आपके खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकता अगर आप कुछ बोलोगे नहीं। तो इसका है द लेस यू टॉक अबाउट समथिंग और पीपल, लेस द चांसेस यू बीइंग जज्ड। लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा इडियम है, लेस द चांसेस यू बीइंग जज्ड। जब आप ज़्यादा बात ही नहीं करोगे तो आपको कोई जज ही नहीं करेगा कि अरे ये तो बोलता ही नहीं है, इसका मतलब इसको तो क्या ही कहना है। जब ज़्यादा बोलते हैं तभी हमें कोई जज करता है। ज़्यादा क्या बोलते हैं, लोगों की सोच है वो, लेकिन ये एक इडियम है, इसे लर्न कर लीजिएगा। जितना आप चुप रहेंगे आपको उतना लोग जज कम करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 23। हाँ, आर्म चेयर जॉब होती है आरामदायक नौकरी, बिल्कुल आराम से चेयर पर बैठ कर पूरे दिन बैठे रहना है, कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, तो उसको बोलते हैं आरामदायक नौकरी। अ जॉब रिक्वायरिंग लिटिल फिजिकल एफर्ट, ऐसी जॉब जिसमें बिल्कुल भी हमें फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत थोड़ा बहुत लगता है, तो उसको ही बोलते हैं आर्म चेयर जॉब। ही प्रिफर्स एन आर्म चेयर जॉब विद ए स्टेबल सैलरी, वो क्या प्रेफर करता है, क्या पसंद है उसको, वो चूज़ करता है, प्रेफर करता है एक स्टेबल, बिल्कुल स्थिर सैलरी हो उसकी, अच्छी सैलरी हो, स्थिर तो एक ही हो, मतलब स्टेबल सैलरी उसको मिल रही हो और आरामदायक नौकरी हो उसकी, ओके। 24th है एड इंसल्ट टू इंजरी, जैसे कि वो था एड फ्यूल टू द फायर। एक तो सिचुएशन वैसी ख़राब है, ऊपर से आप उसे और आग में घी डाल रहे हो। ऐसे ही एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, इसे भी उससे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जले पर नमक छिड़कना, कि टू मेक अ सिचुएशन, अगर ये भी आ जाता है, देखिए उसमें भी सेम यही था, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कि एक तो वो वैसी परेशान है, आके आप उसको और चढ़ा रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, तो वो और सिचुएशन ख़राब होती है, जले पर नमक छिड़कना। ही नॉट ओनली फायर्ड हद, उसने सिर्फ उसे वो नहीं किया, ऑफिस से निकाल नहीं दिया, बल्कि एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय ब्लेमिंग, उसको और उल्टा साथ ही साथ उसको ब्लेम भी किया, उसको गुनहगार भी साबित किया कि हाँ तुमने ये किया वो किया, उसको फिर निकाल भी दिया। एंड आज का लास्ट है ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। जो अब देखिए ब्राइड कौन होते हैं, ब्राइड होते हैं दुल्हन वगैरह को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एक सेकेंड, ब्राइड बोलते हैं दुल्हन को, किसको, दुल्हन को। अब जो उनके काम आगे पीछे उनको तैयार करने वाली या फिर उनका सारा काम करने वाली, जैसे मेड किसको बोलते हैं, सर्वेंट्स को बोलते हैं, सर्वेंट्स नौकरानी वगैरह उनको बोलते हैं, जो काम वाम करते हैं, खाना वाना बनाती हैं या फिर घर। तो इसमें बोला है कि हमेशा सेकंड नंबर पे आना, कि कभी भी वो लोग फर्स्ट नंबर पे नहीं आएंगे, ब्राइड जो है वो ब्राइड ही रहेगी। इसलिए याद करा दी हूँ इससे कि आपको याद रहे दिमाग में क्या बोला था, कि ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड, कि हमेशा देखो ऐसे याद कर लीजिए, दुल्हन है, दुल्हन के पीछे वाली हमेशा उसके सर्वेंट्स ही रहेंगी, दुल्हन थोड़ी बन जाएंगी। ऐसे याद कर लीजिए, हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाना, कभी भी फर्स्ट ना पाना, दूसरे नंबर पर रह जाना। ऑलवेज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल नेवर द मेन वन, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में होता है, हमेशा कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कभी भी मेन रोल नहीं कर पाते हैं, मेन रोल नहीं मिला उन्हें, हमेशा सपोर्टिंग रोल में होते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड मैनी टाइम्स, वो बहुत बार उसको नॉमिनेट किया गया, परंतु बट नेवर विंस ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर ब्राइड, बट वो कभी भी जीत नहीं पाई, हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही आई। तो आज के हमारे 25 ईडियम्स लगभग कंप्लीट हो गए। हमने आज कितने ईडियम्स करें, 25। और मैं कोशिश करूँगी कि हर लेटर से हर अल्फ़ाबेट से आपको 50-50 ईडियम्स आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये था आज आपका पार्ट 1। आज ये आपको वीडियो मिल रही है, कल छोड़कर नेक्स्ट डे, मतलब अल्टरनेट डेज पर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 मिलेगा। टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कितने दिन हो गए, तो आपको 52 डेज़ में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा अप्रॉक्स। जून, हाँ मई चल रही है, जून जुलाई तक आपका, ये जुलाई मिड तक ही या फिर जुलाई स्टार्टिंग तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी बहुत जल्दी, या फिर ठीक है। तो ये आप लोग रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से, मैंने बहुत डिटेल्ड में छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है, तो आपको ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस सुन लेना है अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और जितने भी स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, अगर आप वो लोग फॉलो कर दोगे तो आप लोग को सभी कुछ बहुत आराम से आप लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। तो आपका सेट माइंड होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, कंसिस्टेंट रहिए एग्जाम तक।
अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये अगर आपको लगे कि हाँ आपको इसने कुछ हेल्प किया है या कर पाएगी, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग। थैंक यू।